नमस्कार, मैं हूं नाजिया शेख और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। तो अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम राजेश गुप्ता है और उन्हें प्यार से लोग रॉकी भी कहते हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं और पालमपुर के शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी राजनीतिक सफर कैसा रहा। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले लाइव में। तो सबसे पहले सर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपका जो राजनीतिक सफर था वो कैसे शुरू हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मेरा परिवार शुरू से ही कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत था। जब मैं इलाहाबाद पढ़ने गया वास्को ड गाइड स्कूल में, तो उस वक्त संजय गांधी जी जो एक उभरते कांग्रेस के नेता थे, उनके सामने मैंने 12 साल की उम्र में कांग्रेस को ज्वाइन किया। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने उस वक्त से लेकर आज तक बहुत उतराव चढ़ाव देखे कांग्रेस में, लेकिन मैं कांग्रेस का एक स्तंभ बनकर खड़ा रहा। ना मैं कांग्रेस के आगे गया ना पीछे गया, कांग्रेस के साथ ही जुड़ा रहा। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो 10 साल पहले जो कांग्रेस थी और अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है कि पहले का जो राजनीतिक जो हलचल था, जो कांग्रेस थी पहले और अभी के कांग्रेस में क्या अंतर, क्या डिफरेंस आपको लगता है और उसकी राजनीति अभी मतलब कैसे हो सकेगी? देखिए, ये तो आपको भी पता है, आज हर जगह, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो परिवार है, कोई भी जगह है, वहां पर पैसा लोगों के ऊपर हावी हो गया। 10-12 साल पहले मैंने कांग्रेस में अपने 40 साल लगा दिए हैं। उस वक्त की कांग्रेस और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता निस्वार्थ लोग थे। वो उस वक्त की कांग्रेस थी जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी और मनमोहन सिंह तक पहुंची। कार्यकर्ता नेताओं के बीच में उनके साथ रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, उन्हें एक पूरा इज्जत और सम्मान मिलता था। आज क्या हो गया? आज उल्टा है। कोई व्यक्ति आज राजनीति में आ रहा है, किसी भी दल में, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, उनका पहला मोटो है कि पैसा कहां से और कैसे कमाया जाए। अभी देखिए, कुछ ऊंचे ओहदों पे हमारे जज सेवानिवृत्त होते ही कोई ना कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर लेते हैं। आईएएस अफसर बड़े बड़े, आईपीएस अफसर बड़े बड़े जैसे सेवानिवृत्त होते हैं, राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं। और युवा आज राजनीति की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा है। उसका एक साधारण सा कारण है कि राजनीति में उन्हें पैसा कमाना आसान लगता है और इस करके अब जो कांग्रेस इंदिरा जी के समय थी, राजीव जी के समय थी, आज वो कांग्रेस जो है थोड़ा बदल गई है। पहले जो कार्यकर्ता होता था वो नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करता था, आज नेता उन्हें गाइड करते हैं। अब एक संबंध जो कार्यकर्ता और नेता वाला है वो लगभग खत्म हो गया है। अभी देखिए, मैंने पीछे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि जब तक कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक निस्वार्थी लोग कांग्रेस की बागडोर नहीं संभालेंगे, कांग्रेस जो है वो उसका हाल खराब होता रहेगा। अब संगठन की बात करते हैं, क्योंकि मैं संगठन में ही रहा हूं एनएसयूआई से लेके सीनियर कांग्रेस तक मैंने संगठन में ही काम किया। उस वक्त संगठन के कार्यकर्ताओं की एक इज्जत थी लोगों के। आज पूछता कौन है? हर जगह
स्वार्थी लोगों का जमावड़ा बना हुआ है। हर जगह लोग अपनी अप्रोच, अपनी पहचान को बढ़ाकर संगठन में घुस रहे हैं और फिर कुर्सी में बैठकर, एसी ऑफिसों में बैठकर फैसले ले रहे हैं। पब्लिक से उन्हें कोई मतलब नहीं। इस करके मैं समझता हूं कि आज से 10 साल पहले की, 12-15 साल पहले की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत अंतर आ चुका है। सर, लेकिन जो 10 साल पहले की जो कांग्रेस थी और अभी की जो कांग्रेस है, उसमें तो वो शून्य नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी एक मजबूत नेता, मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। अभी जैसे कि ये 6 रबड़ी फ्री देने की भी बात कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वो सिर्फ दिल्ली न्याय यात्रा पर ही टिकी है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो दिल्ली न्याय यात्रा है उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं आपको हिमाचल की तरफ ले चलता हूं पहले जी। हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह राजा नहीं थे, लोगों के दिलों के राजा थे जी। वो एक 6 बार के मुख्यमंत्री, एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्हें नूरपुर से लेकर लाहौल स्पीति तक के एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता की याद थी, पहचान थी। अभी हमारी सरकार बनी कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर जी। राजा वीरभद्र सिंह का नाम, उनकी छाप, उनकी पहचान हिमाचल के लोगों में थी। उस करके आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी जी। वही तो वाल दिल्ली में है, न्याय यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, उनकी समझ है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, 15 साल की मुख्यमंत्री आदरणीय शीला दीक्षित जी, जिन्होंने दिल्ली को एक नया ढांचा बना दिया, एक नया आकार दिया, एक स्वस्थ और स्वच्छ दिल्ली प्रधान की अगर न्याय यात्रा में शीला दीक्षित का पोस्टर, उनका नाम का प्रयोग किया जाएगा तो दिल्ली कांग्रेस के हाथों में आ सकती है। सर, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो 70 विधानसभा है, उनके हर एक घर में हर एक इंसान से मिलने की कोशिश करेंगे और सबको जो कांग्रेस की जो वो अभी योजना निकल रहा है उससे रूबरू करवाएंगे। लेकिन वही आम आदमी जो पार्टी है वो हर सड़क, हर गली, हर चौराहे पर अपनी योजना चला रही है। जैसे कि अभी ऑटो वाला भी बात आया है सामने कि ऑटो वालों को 1 लाख रुपए उसके बेटी की शादी पर देंगे और 10 लाख का इंश्योरेंस करवाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा, या फिर उनका योजना जो है वो इफेक्टिव होगा, वो लोगों पर इफेक्ट करेगा, या फिर ये लागू होगा, या फिर एक राजनीतिक मुद्दा की तरह ही इसको देखा जाएगा? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं शायद अपने पहले कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरव्यू में ये बात बोल चुका हूं। भारत के चरित्र में भिखारियों का चरित्र शामिल हो, ठीक है। अमेरिका के चुनाव होते हैं, यूरोप में चुनाव होते हैं, वहां ये नहीं कहा जाता कि हम आपको ये फ्री देंगे। वहां एक प्रश्न आता है कि भाई कल को आप सरकार में आए तो डेवलपमेंट के लिए आप क्या करोगे। लेकिन हम लोग, खासकर भारतीय लोग, हर चीज को मुफ्त में चाहते हैं। मैं लाख रुपया कमाता हूं, मुझे फ्री शिक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे फ्री बिजली की जरूरत नहीं है, मुझे फ्री यात्रा की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे राजनीतिक दलों ने ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम शुरू किया है और हम लोगों ने, हमारे जैसे जो मतदाता है, उसको बटोरने का काम शुरू किया है, उससे मैं समझता हूं कि इन रेवड़ियों के कारण, इन ये जो उसका नाम के मलाई बांट रहे हैं, इसको खाने के कारण हमारा चरित्र बहुत नीचे गिर गया है। मैं कई बार सोचता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सोचता हूं कि ये जो हमें दे रहे हैं, हमें भीख दे रहे हैं और हमसे बदले में क्या ले रहे हैं? वोट ले रहे हैं। अरे भाई, उस नेता को चुनो, उस दल को चुनो। मैं आपको, हाँ मुझे, मैं आपको पीछे हटाता हूँ। सन 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद हमारे आदरणीय मोदी जी ने चुनाव लड़ा। आपको याद होगा कुछ वायदे किए थे। पहला वायदा था
भ्रष्टाचार मुक्त भारत। जी। दूसरा वायदा था 1 महीने के अंदर काला धन लाऊंगा। तीसरा वायदा था काला धन आने के बाद मैं 15 लाख रुपए दूंगा। चौथा वायदा था मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां बेरोजगार लोगों को दूंगा। हुआ क्या? हमारे चरित्र में एक उछाल आया और हमने सोचा कि मुफ्त में बैठे हमें 15 लाख रुपया मिल जाएगा, हमें मुफ्त में बैठे नौकरी मिल जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि इन 12 सालों में तीसरी बार मोदी जी राज कर रहे हैं। जी। ऐसा क्या किया उन्होंने? क्या 15 लाख मिले? क्या 2 करोड़ रोजगार मिले? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या 30 दिन में काला धन आया? उल्टा अभी स्विट्जरलैंड के आंकड़े आए थे, हमारा काला धन 60 गुना ज्यादा बढ़ गया। और उनमें सबसे ज्यादा तो जो कार्यशील पार्टियां हैं उनके नेताओं के नाम। लेकिन सर, जो आम जनता है वो इन्हीं सभी योजनाओं पर ज्यादा टिकी रह रही है, मतलब यही सब जो योजना है उनको ज्यादा इफेक्ट कर रही है। वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि ये पार्टी ये योजना दे रही है। जैसे कि अभी ऑटो वाला ही ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे ऑटो वाले जो खुश हैं उनके योजना से। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने कहा ना कि जब हमें मुफ्त में कोई चीज मिलती है, मैं कोई चीज मुझे बैठे बैठे कोई लाख रुपया दे दे, मैं सोचूंगा क्यों कमाऊंगा, मेरा चरित्र गया। और मुझे आदत क्या पड़ गई? मुफ्तखोरी की। आज भारत में बेरोजगारी बढ़ गई है, मुफ्तखोरी बढ़ गई है। बेरोजगारी कम नहीं, मुफ्तखोरी बढ़ गई। और राजनीतिक दल उसका फायदा उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात अशिक्षा। ऑटो वाले पढ़े लिखे नहीं है, मजदूर पढ़े लिखे नहीं है इतने, तो इनको क्या है, शाम को पौवा लेने के चक्कर में, बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैं स्पष्ट बकता हूँ, वो मुफ्त के पैसे ढूंढते, कमाएंगे नहीं। आप जाइए जरा अमेरिका में, आपने किसी को सुना, किसी नेता को, अभी ट्रंप जीता, उसने कौन सा मुफ्त देने का वायदा किया था? सिर्फ एक इंडिया ही ऐसा देश है। तो सर आपको क्या लगता है कि मतलब अभी कौन सी पार्टी आ सकती है? आप देखिए, मैंने आपको पहले कहा एक बात, मैं पिछले 10 सालों से 12 सालों से उठा रहा हूं। बीजेपी और ईवीएम में एक समानता है। ईवीएम का मतलब है क्या? एवरी वोट फॉर मोदी, एवरी वोट फॉर मोदी। क्या है? जब हम अभी पीछे उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि जब कांग्रेस हार जाती है तो ईवीएम का ठिकरा फोड़ देती है, जीत जाती है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं बहुत चालाक है। वो क्या करते हैं, जहां उन्हें जीतना होता है वहां वो अपने आप को जिता लेते हैं, और जहां उन्हें जरूरत नहीं होती वहां हरा देते हैं। ठीक है, अभी ये मैं कह दूं कि नहीं कांग्रेस आएगी और हम ये दावा कर दें कि आप आदमी पार्टी आएगी, गलत है। मैं शरेआम बोलता हूं, मेरा चैलेंज है, अगर दम है तो एक बार बैलेट पेपर से वोट करवाओ। हरियाणा में क्या हुआ, मुद्दे से बाहर जा रहा हूं मैं, 72 सीटों पर सुबह 10 बजे तक कांग्रेस कहां थी? टॉप पे थी। ये रुझान आ रहे थे। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक सब कुछ बंद हो गया, कोई चैनल कुछ नहीं दिखा रहा था, और 3 बजे के बाद बीजेपी विनर डिक्लेयर कर दी गई। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? कैसे हुआ? ठीक है, आपको याद होगा गुजरात का इलेक्शन था, आज से 2 इलेक्शन पहले कांग्रेस 192 सीटों में आ गई थी। कुछ समय के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया, बाद में पता चला कि बीजेपी जीत गई। ठीक है, अब देखिए मेरे कांगड़ा में भी इसके इलेक्शन हुए लोकसभा के, क्या कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है? समझने वाली बात है, मैं पढ़ा लिखा हूं, समझने वाली बात है, क्या कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है? ठीक है, अरे कई जगह तो कांग्रेस को एक भी वोट नहीं पड़ा। क्यों? शरेआम पता चलता है ईवीएम है। जब लोग बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, फिर वोट कौन दे रहा है?
आप बताइए, आप भी पढ़े लिखे हैं, वोट कौन दे रहा है? अगर बीजेपी इतनी पॉपुलर है और मोदी जी इतने पॉपुलर है, तो मोदी जी, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, एक साधारण नागरिक के तौर पर आ जाओ खुले मैदान, एक बार बैलेट पेपर से वोट करवा दो। हरियाणा में बैलेट पेपर में कांग्रेस की जीत हुई, महाराष्ट्र में बैलेट पेपर में कांग्रेस की जीत हुई, हारे काम ईवीएम। हमारे नेताओं में, कांग्रेस के नेताओं में कमी है, वो अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं, बोलने से डरते हैं। हम कहते हैं उन लोगों को लाओ, अरे ये वो कांग्रेस थी जिन्होंने अंग्रेजों के समय में अपनी छाती में गोलियां खाई, मेरे परिवार में भी परिवार के लोगों ने आजादी के समय शहादत दी, हम उस परिवार से आते हैं। लेकिन आज मैंने पहले कहा, कांग्रेस में कमियां क्या है? कांग्रेस में कमियां हैं कि वो रणनीतिकार एसी के कमरों में बैठ जाते हैं। देखो, मैं कहता हूं कांग्रेस के लोगों को, बनना तो इंदिरा जी की तरह बनो, बनना है तो अपने लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह बनो, बनना है तो राजीव गांधी की तरह बनो, बनना है तो राहुल गांधी की तरह बनो, जिन्होंने पूरे देश को पैदल अपने कदमों से नापा। कौन चल रहा है आज? अगर कांग्रेस थोड़ा सरवाइव की तो राहुल जी के कारण। फिर लोग कहते हैं कि राहुल जी को पता ही कुछ नहीं है। अरे भाई, जब किसी को बार बार ये बोल दिया तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, तो लोग समझेंगे ये चोर ही तो है, सच्चाई नहीं जानेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और इस वक्त मैं हिमाचल से आकर दिल्ली में बैठकर एक बात बोल के जा रहा हूं कि अगर शीला दीक्षित का पोस्टर और शीला दीक्षित के नाम पर आप वोट मांगेंगे तो दिल्ली जो है कांग्रेस के हाथों में होगी। अच्छा सर, ये तो रही राजनीति की बातें। अब अहम जो मुद्दा है, जो शिक्षा को लेकर, हम आपको मानते हैं कि आप शिक्षा के बहुत इंसान है, जो हमारे बच्चों को, जो हमारे देश के बच्चों को आप शिक्षा देते हैं, हमारे देश का भविष्य बनाते हैं, तो उसका क्या फॉर्मेट है? मतलब आप कैसे बच्चों को शिक्षा देते हैं? मैं आपसे एक बात कहूँ जी, मैं हिस्ट्री का छात्र रहा हूँ, मेरी MA हिस्ट्री में है जी। पुराने समय में गुरुकुल होते थे जी। मैं शिक्षा का फॉर्मेट के बारे में बात कर जी जी। उसमें राजा का बेटा राजकुमार भी वहीं पढ़ता था, गरीब का बच्चा भी वहीं पढ़ता था। 25 साल तक उस गुरुकुल में छोड़ा जाता था, भीख मांगकर वो बच्चे भिक्षा लेते थे और अपना खाना खाते थे, गुरु की सेवा करते थे, कार्य करते थे। और जब परिपक्व इंसान बनते थे तो गुरुकुल से वो घर जाते थे जी जी। आज जी, आज से पहले जब हम पढ़े जी, हमारे शिक्षक के हाथों में छड़ी होती थी, माँ बाप के हाथों में छड़ी होती थी। आज क्या है? मैं एक बात करता हूँ, मैं पिछले 40 सालों से शिक्षक हूँ, 40 साल से मैंने कॉलेज में पढ़ाया, स्कूल चला रहा हूँ। मेरे बारे में तो एक ही बात बोलते हैं बच्चे डर के मारे कि भैया हमें जहर दे दो, हम रॉकी के स्कूल में नहीं जाएंगे। जी सर, जी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अनुशासन प्रिय और स्ट्रिक्ट आदमी हूँ। सर, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें सच में सच्चाई है? बिल्कुल है। देखिए, मैं सरकार से कहता हूँ शिक्षक की छड़ी लौटा दो, हम आपको संस्कार और अनुशासन बता देंगे। आज बच्चों का उद्दंडित होना, बच्चों का पथभ्रष्ट होना, बच्चों का नशेड़ी होना, बच्चों का अनुशासनहीन होना, क्या कारण है? डर नहीं है। देखिए, आपने कुम्हार को देखा होगा, घड़े को आकार देता है, अंदर प्यार से उसको थपथपाता है, ऊपर हथौड़े से चोट करके उसको आकार देता है। शिक्षक एक कुम्हार है, वो बच्चे को अंदर से सहलाता है और ऊपर से उसको चोट करता है। तो कहने का भाव है कि अगर शिक्षक की छड़ी लौटा दी जाए तो बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकता है। आज शिक्षा जो है उसका स्तर इतना गिर चुका है जी। सबसे पहले आपके जो अध्यापक है उनका स्तर गिरा हुआ है, ठीक है। अध्यापकों की डिग्रियां, उन्हें पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, टीचर बन गए हैं। और स्कूलों का व्यापारीकरण होने के कारण, पैसा कमाने के चक्कर में
बच्चों को सिर्फ पास करवा दिया जाता है, ना उनको संस्कार होते हैं, ना अनुशासन होता है, ना उनको कोई ज्ञान। जी सर। सर मैं आपसे लास्ट सवाल करना चाहूंगी कि जो हाँ सर, मैं आपसे लास्ट सवाल करना चाहूंगी कि कोई भी आपका कोई सपना हो, कोई ड्रीम हो जिसपे आप अपना मतलब कार्य कर रहे हो लेकिन वो पूरा ना हुआ हो, कोई भी ऐसा सपना जो आप हमें साझा कर। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में पूरे सपने पूरे किए, मैं सपने देखता नहीं। अच्छा। पहली बात तो ये है, मैं बचपन से लेकर बड़ा होने तक एक अच्छा इंसान होने का सपना देखता था, वो मैंने पूरा किया। जी। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो शिक्षकों की आती है, लेकिन मेरे पिताजी सेना में थे। जी। तो मेरे पिताजी का था कि मैं भी सेना में जाऊं, और भगवान की दया से मैं सिलेक्ट भी हुआ, लेकिन मैं छूट के आ गया। ठीक है, मेरा एक सपना है, और उस सपने को क्या देखते हो, देखो कांग्रेस के ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्य किया है जी। हिमाचल में। आज मैं उस कांग्रेस को देखना चाहता हूं, मेरा सपना है। जो कांग्रेस इंदिरा की थी, जो कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री की थी, जो राजीव जी की थी, जो राहुल जी देख रहे हैं। मेरा सपना है कि मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में बैठकर संगठन के लिए कार्य करूंगा। मुझे ओहदे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चेयरमैन की जरूरत नहीं है। मैं राजा साहब का बहुत निकटतम व्यक्ति रहा हूँ। कई बार बोलते थे रॉकी तेरे को चेयरमैन बना देते, मैं क्या बोलता था, सर मैं ईमानदारी से कमाता हूँ। कल को मैं चेयरमैन बनने के बाद लोग कहेंगे देखा उसने वहां से करोड़ों रुपए कमा लिए। आज मैं कमा रहा हूँ अपने बलबूते पर, अपने दम पर, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा। ठीक है, तो मैं मेहनत जब स्कूल में होता हूँ तो मैं स्कूल के प्रति समर्पित होता हूँ, जब मैं फील्ड में होता हूँ तो मैं राजनीति के। और मेरा कोई सपना नहीं है, सपने वो लोग देखते हैं जिन्होंने कुछ देखा नहीं होता है। और हमने तो पैदा होने के बाद से लेकर आज तक भगवान की दया से हर चीज पूरी की है। अब बस एक ही सपना है कि मेरी कांग्रेस, जिसे मैं अपनी माँ समझता हूँ, वो दोबारा देश में आए, देश का भला करे और देश को उन्नति की ओर ले जाए। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को और हमें दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।